नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। देश, दुनिया और शहर जिले की खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। मणिपुर हिंसा पर अमित शाह के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक, शांति व्यवस्था कायम रखने पर दिया गया जोर। रूस में निजी मिलिट्री फोर्स वैगनर ग्रुप की बगावत, 2 शहरों पर वैगनर का कब्जा। और एक और नकली पीएमओ अधिकारी का वडोदरा में पर्दाफाश, झांसा देने से पहले हकीकत उजागर। मणिपुर हिंसा को लेकर संसद भवन में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। हिंसाग्रस्त राज्य मणिपुर की स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये बैठक बुलाई। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा और सीपीआईएम सांसद जॉन ब्रिटास सहित अन्य नेता मौजूद रहे। एनसीपी नेता शरद पवार और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इस मीटिंग में नहीं आए। शरद पवार ने अपने प्रतिनिधि को इस मीटिंग में भेजा। मई की शुरुआत में शाह ने हिंसाग्रस्त राज्य की अपनी 4 दिवसीय यात्रा के दौरान शांति की अपील की थी और उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी थी। मणिपुर में इस मुद्दे पर विपक्ष ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए हैं, चूंकि मणिपुर में 3 मई के बाद से अभी भी आगजनी जैसी घटनाएं हो रही हैं। इसीलिए राज्य सरकार ने शांति बनाए रखने और अशांति को रोकने के लिए इंटरनेट पर प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से 25 जून तक बढ़ा दिया है। राज्य में जारी अशांति को देखते हुए डेटा सेवाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहे रूस में निजी मिलिट्री फोर्स वैगनर ने बगावत कर दी है। यूक्रेन से जंग में रूस का साथ देने वाली प्राइवेट आर्मी वैगनर ने बगावत कर दी है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक वैगनर ने रोस्तोव शहर और वहां मौजूद मिलिट्री हेडक्वार्टर पर कब्जे का दावा किया है। वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने रूसी सेना के एक हेलीकॉप्टर को गिराने की बात भी कही है। इसके बाद मॉस्को हाई अलर्ट पर है। राजधानी को जोड़ने वाला हाईवे बंद कर दिया गया है। रूसी मीडिया आरटी ने भी प्रिगोजिन के हवाले से कुछ वीडियो जारी किए हैं, जिसमें रोस्तोव की सड़कों और मिलिट्री हेडक्वार्टर के बाहर वैगनर के लड़ाके और बख्तरबंद गाड़ियां नजर आ रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हालात को देखते हुए रोस्तोव के मेयर ने लोगों से घर के अंदर ही रहने की अपील की है। रूस ने वैगनर हेड प्रिगोजिन पर तख्ता पलट की कोशिश का आरोप लगाया है। राइटर्स के मुताबिक रूस और वैगनर के बीच तल्खी यूक्रेन के बाखमुत में प्राइवेट आर्मी के ट्रेनिंग कैंप पर मिसाइल अटैक के बाद शुरू हुई। इस हमले में कई वैगनर लड़ाके मारे गए थे। प्रिगोजिन ने क्रेमलिन को इसका दोषी बताया है। बीबीसी के मुताबिक प्रिगोजिन ने कहा, हमारे पास 25,000 लड़ाकों की फौज है। हमने अपना लक्ष्य तय कर रखा है और हम मरने के लिए भी तैयार हैं। हम अपनी मातृभूमि और रूसी नागरिकों के लिए खड़े हैं। उन्हें ऐसे लोगों से मुक्ति मिलनी चाहिए जो आम लोगों की हत्या कर रहे हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट ने बताया कि मॉस्को की सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियों और रूस की सेना तैनात है। मेयर सर्गेई सोबियानिन ने कहा, सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आतंकवाद विरोधी उपाय किए जा रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में किरण पटेल के बाद एक और शख्स ने पीएमओ अधिकारी की गलत पहचान देकर बड़े घोटाले को अंजाम दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी के रूप में पहचान देकर वडोदरा की एक स्कूल में 2 बच्चों का एडमिशन कराने के बाद स्कूल को एजुकेशन कार्यवाही की अनुमति दिलाने के नाम पर एक शख्स घोटाला कर रहा था, जिसकी जानकारी वाघोड़िया पुलिस को दी गई थी। मयंक तिवारी नामक इस आरोपी ने पारुल यूनिवर्सिटी के एमडी डॉक्टर देवांशु पटेल और डॉक्टर गीतिका पटेल को गलत पहचान देकर एजुकेशन क्षेत्र में बड़े बड़े काम करने के दावे किए थे। इस तरह की बातों में आकर स्कूल में 2 बच्चों का एडमिशन भी करा दिया गया था, लेकिन संदिग्ध गतिविधि पाए जाने पर की गई शिकायत के आधार पर मयंक तिवारी को गिरफ्तार किया गया है। पारुल यूनिवर्सिटी અને ન્યૂ એરા સ્કૂલ વડોદરા ત્યાં પીએમઓ તરીકે રેફરન્સ આપી અને બદ ઇરાદે જે કંઈ એના ગુનાહિત કૃત્ય કરેલ છે એ બાબતે ફરિયાદ આપતા ગુનો રજીસ્ટર કરેલ છે। આઈપીસી 406, 420 અને 170 મુજબ ગુનો રજીસ્ટર કરેલ છે। તેની તપાસ ચાલુ છે। ગઈકાલે સાંજે આરોપીને અરેસ્ટ કરેલ છે અને હાલ ઇન્ટ્રોગેશન વગેરે ચાલે છે। જરૂર જણાય અને રિમાન્ડ માટે કોર્ટમાં રજૂ કરી અને આગળની કાર્યવાહી કરી।
गुजरात के वडोदरा में कामवाली द्वारा मकान मालिक को हनी ट्रैप में फंसाने के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। वडोदरा के फतेहगंज में रहने वाले 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को कामवाली ने अर्धनग्न होकर हनी ट्रैप में फंसाया था। इस मामले बुजुर्ग से 10 लाख रुपए मांगे गए थे, लेकिन 10 लाख रुपए नहीं होने पर बुजुर्ग ने 50,000 दिए थे। इस मामले की शिकायत के आधार पर पुलिस ने कामवाली को गिरफ्तार कर जमानत पर छोड़ दिया है, जबकि हनी ट्रैप में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। વડોદરા શહેર સયાજીગંજ પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં ફતેગંજ વિસ્તારની અંદર હની ટ્રેપની એક ઘટના રજીસ્ટર થયેલ છે। આ કામે ફરિયાદી સિનિયર સિટીઝન 76 વર્ષના છે, જેમનું નામ હરેશચંદ્ર પુરુષોત્તમબા પંડ્યા છે। તેઓ એમના પત્ની ઘણા લાંબા સમયથી ગુજરી ગયેલ છે અને એમનું એકમાત્ર સંતાન છે જે ફોરેનમાં અબુધાબીમાં છે અને એકાકી જીવન જીવે છે। ઘરગથ્થુ કામ માટે એમણે કામવાળા રાખેલ છે, પરંતુ કેટલાક સમયથી એ કામવાળા બીમાર હોવાથી એમના ઘરે આવતા ન હોય, જેથી તેમણે આ બાબતે આજુબાજુમાં પડોશમાં પૃચ્છા કરેલી અને આ કામના આરોપી શહેનાઝ બીબી કે જે પણ ત્યાં નજીકમાં રહે છે, તેઓએ ઘરકામ કરવા માટે આ ફરિયાદીના ઘરે તારીખ 13 જૂનના બપોરના સમયે આવેલા અને આ ઘરકામ દરમિયાન જ આરોપીએ ઘરની અંદર અર્ધનગ્ન અવસ્થામાં અભદ્ર વ્યવહાર ફરિયાદી સાથે કરેલો અને ફરિયાદી પણ એ જ સમયે હેતબાઈ ગયેલ। કંઈ ફરિયાદી સમજે એ દરમિયાન જ ઘરનો ડોરબેલ વાગેલ અને આ કામના આરોપીના અન્ય સહ આરોપીઓ ત્યાં ઘરે આવી ગયેલ અને તમે અમારી આ બહેનનું બળજબરીપૂર્વક બદકામ કરેલ છે એવો આક્ષેપ કરી ફરિયાદી ઉપર તેમની પાસે 10 લાખની માગણી કરેલ। 76 વર્ષનો કેમ કે ફરિયાદી એકદમ ડગાઈ ગયેલ અને પોતે આવું કોઈ કામ કર્યું નથી એમ જણાવ્યું, તેમ છતાં આ લોકો 4 જણા ભેગા થઈ બળજબરીપૂર્વક પૈસાની માગણી કરેલ અને આ નાણાં પોતે આટલા મોટા આપી શકે એ સ્થિતિમાં નથી, તેમ છતાં સ્થળ ઉપર 50,000 રૂપિયા ફરિયાદીએ આરોપીને આપેલ અને બીજા પૈસાની પણ આ લોકોએ માગણી ચાલુ રાખેલ। છેવટે ફરિયાદીએ પોલીસનો સંપર્ક કરેલી અને પોલીસને સાચી હકીકત જણાવેલી। આવી ઘટનાઓ અવારનવાર બનવા પામે છે। પોલીસ પણ અવેરનેસ કાર્યક્રમો કરે છે, સાયબર ક્રાઇમ આ રિલેટેડ ઘણું નોંધાય છે। તાત્કાલિક અસરથી સયાજીગંજ પોલીસે ગુનો રજીસ્ટર કરી અને આરોપીઓ ધરપકડ કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરેલ। એમાં મુખ્ય આરોપી આ શહેનાઝ બીબી છે, એમની ધરપકડ કરેલી। બીજા સંડોવાયેલ અન્ય 3 આરોપીઓની હાલ ધરપકડની કાર્યવાહી ચાલુ છે। આવી ઘટના ન ઘટે, સિનિયર સિટીઝન એકલા રહેતા હોય, જેથી આપના માધ્યમથી પણ અમે પોલીસ અપીલ કરે છે કે લોકો વધારે ને વધારે જાગૃત બને। गुजरात के वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में छात्रों की सीट बढ़ाने मामले छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। एमएस यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में इस बार सिर्फ 5,000 छात्रों को एडमिशन देने का निर्णय लिया गया है, जिसका छात्र संगठन एजीएसजी द्वारा विरोध करते हुए छात्रों के हित में सीट बढ़ाने की मांग की गई। छात्रों ने इस मौके पर तालाबंदी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। आज रोज विद्यार्थियों के हित में हम लोगों ने डीन सर के पास मांग मांगी है और घंटा बजा के उनको बुलाया है। डीन सर के पास आंसर नहीं है कि ये जो न्यू एडमिशन ले जा रहा है उनकी सिर्फ 5,380 सीट है। हम लोगों ने सीट की मांगे की है और डीन सर के पास इसका आंसर है नहीं, तो हम लोगों ने उसके लिए आंदोलन किया है। डीन सर के पास आंसर है नहीं, इसलिए वो बाहर आ नहीं रहे। हमने ताला लगा दिया है, फिर भी वो ताला खोल के भी ताला बंद करके अंदर चले गए हैं। ताला की चाबी
अंदर डाल दी है, वो बाहर आ नहीं रहे हैं और उनके पास कोई आंसर है नहीं, तो विजिलेंस को आगे कर रहे हैं। एमएस यूनिवर्सिटी के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी कॉमर्स फैकल्टी के प्रबंधन से 15 से 18% सीट बढ़ाने की मांग करता हुआ आवेदन दिया है। एडमिशन कमेटी द्वारा लिए गए इस निर्णय का छात्र संगठन ने विरोध किया है। हमारे अलग अलग विद्यार्थी ग्रुप के जो मित्रों हैं, बच्चे हैं हमारे, वो हम पिछले 3 दिन से अपनी मांगनी, अपनी जो आवेदन है वो दे रहे हैं कि 5,320 सीट्स जो हमने एक डिसाइड की है उसके ऊपर हम रीथिंकिंग करें। लेकिन हमारी जो फिजिकल डेफिशिएंसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी है, मैन पावर डेफिशिएंसी है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने 5,320 सीट आज तो मुकर्रर की है और हम सब साथ में बैठ के इनकी जो फीलिंग्स है, उनकी जो मांगनी है, उनको इसके ऊपर हम विचार करेंगे। लेकिन मैंने 5,320 फिगर से बढ़ाने का कोई उनको आश्वासन नहीं दिया है। शिक्षक मित्र जो है, सीनियर फैकल्टी मेंबर है, मेरी फैकल्टी से जुड़े हुए सेनेट सिंडिकेट मेंबर है, उनके साथ बातचीत करने के बाद ही कुछ बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन आज की तारीख में मेरा सीट बढ़ाने का कोई उनको आश्वासन नहीं है। VNM टीवी पर आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चले एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के उस पार खास खबरें अभी और भी हैं। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। ट्विटर और टेस्ला के मालिक एलन मस्क के बाद गूगल के CEO ने भी भारत में निवेश में अपनी रुचि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समक्ष जताई है। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके अमेरिका दौरे के आखिरी दिन मुलाकात की। वॉशिंगटन में हुई इस मुलाकात के बाद सुंदर पिचाई ने डिजिटल इंडिया के लिए पीएम मोदी के दृष्टिकोण की तारीफ की और ये भी कहा कि गूगल भारत के डिजिटाइजेशन फंड में $10 अरब का निवेश करेगा। इसके साथ ही गुजरात में अपना वैश्विक फिनटेक ऑपरेशन सेंटर खोलने की बात भी सुंदर पिचाई ने कही है। सुंदर पिचाई ने कहा कि अमेरिका की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान पीएम मोदी से मिलना सम्मान की बात थी। हमने प्रधानमंत्री मोदी के साथ साझा किया कि गूगल भारत के डिजिटलीकरण कोष में $10 बिलियन का निवेश कर रहा है। हम गुजरात में अपना वैश्विक फिनटेक ऑपरेशन सेंटर खोलने की घोषणा कर रहे हैं। गूगल के CEO ने कहा कि डिजिटल इंडिया के लिए प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण उनके समय से कहीं आगे का था और मैं अब इसे एक ब्लूप्रिंट के रूप में देखता हूं जिससे अन्य देश
करना चाह रहे हैं। गुजरात के वडोदरा शहर जिले में आज सुबह से बिजली के कड़ाकों के साथ बारिश हुई। एक और जहां गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर किसानों में भी खुशी की लहर है। गुजरात के वडोदरा जिला में आज सुबह से ही हो रही बारिश से लोगों को गर्मी में काफी राहत मिली है। वहीं किसानों ने भी फसल लेने की शुरुआत कर दी है। आज सुबह से ही बिजली के कड़ाकों के साथ बारिश का आगमन हुआ। पिछले कई दिनों से वडोदरा शहर जिला के लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन गुजरात राज्य के मौसम विभाग ने कल ही आने वाले 5 दिनों तक गुजरात में बारिश की संभावना जताई थी, जिसके तहत वडोदरा शहर में आज सुबह से बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुमान के तहत वडोदरा के डभोई शहर और तालुका में भी बारिश देखने मिली। डभोई के कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं सड़कों पर जल भराव भी देखा गया। नई फसल की तैयारी कर रहे किसानों में भी खुशी का माहौल देखने मिला। गुजरात के वडोदरा शहर में डुप्लीकेट आधार कार्ड के जरिए जालसाजों द्वारा निजी फाइनेंस कंपनियों को चूना लगाने का पर्दाफाश हुआ है। गुजरात के वडोदरा शहर में जालसाजों द्वारा डुप्लीकेट आधार कार्ड बनाकर निजी फाइनेंस कंपनी से एसी, टीवी, फ्रिज जैसी वस्तुओं की खरीदारी के बाद लोन पर ली हुई वस्तुओं को सस्ते दामों में बेचकर निजी फाइनेंस कंपनी को चूना लगाने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ है। इस मामले में एक महिला समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कारेलीबाग पुलिस ने 9 डुप्लीकेट आधार कार्ड जब्त किए हैं और लोन पर खरीदारी के बाद बेच दिए गए एसी, टीवी और फ्रिज समेत का 4 लाख का मुद्दामाल जब्त किया है, जिस पर डीसीपी पन्ना मोमाया ने जानकारी दी। ડુપ્લિકેટ આધાર કાર્ડ બનાવી અને 5 ઇસમો દ્વારા અલગ અલગ જગ્યાએથી લોન મેળવી અને એસી, ટીવી, ફ્રીજ એવું બધું ખરીદી કરવામાં આવેલ, જે વસ્તુઓ બારોબાર બીજી જગ્યાએ વેચી દીધેલ અને જ્યારે રિકવરી માટે જાય ત્યારે તેઓ નહીં મળી આવતા આ બાબતની એમઓ વાપરી અને લોકોએ છેતરપિંડી કરેલી, જે બાબતે આ આખી ગેંગનો પર્દાફાશ કરવામાં આવેલો છે, જે અન્વયે 5 આરોપીને અટક કરવામાં આવેલા છે। 5 આરોપી પાસેથી 9 અલગ અલગ પ્રકારના ડુપ્લિકેટ આધાર કાર્ડ મળી આવેલા છે, 6 મોબાઈલ નંગ રિકવર કરવામાં આવેલા છે અને 9 એસી, 1 ફ્રીજ, ટીવી વગેરે રિકવર કરવામાં આવેલું છે। આરોપી આફતાબ અહેમદ હનીફ શેખ રહે પાણીગેટ, આરોપી નયન ઉર્ફે બુધો દિનેશભાઈ રાવલ, આરોપી મોહમ્મદ અકીલ ઇબ્રાહિમ શાહ, આરોપી અલ્લાહ રખા ઉર્ફે નૂર મોહમ્મદ શેખ તેમજ હિના આરફમિયા ચૌહાણ, આ 5 આરોપીઓને કારેલીબાગ પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા અટક કરવામાં આવેલા છે। અલ્લાહ રખા ઉર્ફે અલ્લુ નૂર મોહમ્મદ શેખ વિરુદ્ધ અગાઉ પણ 2019માં પાણીગેટમાં અને સિટી પોલીસ સ્ટેશનમાં ડુપ્લિકેટ આધાર કાર્ડ બનાવવા માટેનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો છે। અલ્લાહ રખા ઉર્ફે નૂર મોહમ્મદ શેખ પોતાની પાસે એના પ્રિન્ટરમાં અથવા તો એના કોમ્પ્યુટરમાં એક ડુપ્લિકેટ આઈ કાર્ડ બનાવતા હતા અને આ લોકો બીજા જે 4 આરોપીઓ છે એને ડુપ્લિકેટ આધાર કાર્ડ બનાવી અને એમને આપતા હતા। એ હજી તપાસ ચાલુ છે। एक ज व्यक्तिना नामे 4-5 अलग अलग आधार कार्ड, ए ज व्यक्तिना नामे 4-4 अलग अलग आधार कार्ड बनाया है। एक व्यक्तिना नामे 6 अलग आधार कार्ड बनावવામાં આવેલા છે। એ રીતની એમઓ છે। અલ્લાહ રખા આરોપી જે છે એની વિરુદ્ધમાં 2019માં પાણીગેટ પોલીસ સ્ટેશન અને સિટી પોસ્ટ છે એમાં ડુપ્લિકેટ આધાર કાર્ડ બનાવવા માટેનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો છે। બાકીના 4 આરોપીઓ આ વ્યક્તિ જે અલ્લાહ રખા છે એની પાસેથી ડુપ્લિકેટ આધાર કાર્ડ બનાવી અને પછી જે તે ફાઇનાન્સ કંપનીમાંથી ફાઇનાન્સ મેળવી અને જે શોરૂમ છે એમાંથી એ લોકો ટીવી, ફ્રીજ એ બધી વગેરે વસ્તુઓ ખરીદતા હતા। गुजरात के वडोदरा में बरसाती माहौल के साथ ही मगरमच्छ के रिहायशी इलाकों में देखे जाने की घटनाएं सामने आने लगी है। वडोदरा विश्वामित्री और मगरमच्छों का पुराना रिश्ता है। मॉनसून के मौसम में वडोदरा के राजमार्गों पर मगरमच्छ कई बार सैर सपाटा करते हुए देखने मिल ही जाते हैं। ऐसा ही कुछ वडोदरा में गोल्डन चौकड़ी निकट सुखलीपुरा गांव में देखा गया, जहां भरवाड़वास में करीबन 12 फीट का मगरमच्छ सैर सपाटा करता हुआ देखे जाने पर स्थानीय निवासियों में हड़कंप मच गया। फौरन प्राणी संस्था को कॉल किया गया। तत्काल रूप से फॉरेस्ट विभाग की टीम को साथ रखकर मगरमच्छ को पकड़ने का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित रूप से पकड़कर वन विभाग ने अपने हस्तक ले लिया है। पूरे एशिया में सिर्फ एक वडोदरा शहर ही ऐसा है जहां मगरमच्छ इंसानों की बस्ती के पास ही निवास करते हैं। मॉनसून में विश्वामित्री नदी और आसपास के इलाकों से
कई बार मगरमच्छ बाहर निकल आते हैं, लेकिन ये मगरमच्छ किसी पे हमला नहीं करते हैं। गुजरात के वडोदरा के पूर्व विस्तार में स्थित वृंदावन बगीचा कई सालों से बंद था, जिस पर अब पालिका द्वारा कार्यवाही की जा रही है। वडोदरा की वाकोडिया रोड पर पालिका का बगीचा है, जो पिछले कई सालों से बंद था, जिससे यहाँ झाड़ियाँ और जंगली पौधे पनप गए थे। साथ ही ये बगीचा सामाजिक तत्वों का ठिकाना भी बन गया था, जिस पर स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल का ध्यान आकर्षित कराया गया। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा अब बगीचे को सुंदर बनाने का कार्य आरंभ किया गया है। कुछ समय में ही इस विस्तार के लोगों को बगीचे में घूमने फिरने का आनंद प्राप्त होगा। इस मामले डॉक्टर हितेंद्र पटेल द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई। एक પ્રયાસ હંમેશા તમામ લોકો કરતા હોય છે, એમાં કોર્પોરેશન પણ ચોક્કસ લોકોના હિતમાં જે કોરોનામાં આપણે ઓક્સિજનની કમી જોઈ હતી એને પૂરી કરવા માટે અલગ અલગ વિસ્તારમાં જે લંગ્સ ઓક્સિજન આપતા અમારા ગાર્ડન છે, અમારા અર્બન ફોરેસ્ટ છે, અમારા મિયાવાકી ફોરેસ્ટ છે, આ તમામ જગ્યા ઉપર એની શરૂઆત થઈ છે। ઘણી જગ્યા ઉપર પ્રસ્થાપન પણ થઈ ગયું છે અને ચોક્કસ વૃંદાવનની વાત કરીએ તો ત્યાં અત્યાર સુધીમાં જે સ્થિતિ હતી એમાં સુધાર થયો છે ને આવનાર સમયમાં આપ જોશો 5-6 મહિનામાં જ આ જગ્યા ઉપર ખૂબ સારા વૃક્ષ બની ગયા છે, લોકોને ઉપયોગી પણ બનશે અને વોકિંગ ટ્રેક પણ ત્યાં રાખેલો છે। गुजरात के वडोदरा शहर में 3 पीपल प्रोडक्शन की शॉर्ट फिल्म विश्वामित्री विलास के स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया। कलानगरी वडोदरा में 3 पीपल प्रोडक्शन द्वारा अक्षर ट्रस्ट, KLSN एसोसिएट और पेज टू स्टेज के साथ मिलकर शॉर्ट फिल्म विश्वामित्री विलास तैयार की गई है, जिसमें 12 से 17 साल की उम्र के वडोदरा के स्कूल के 16 बच्चों ने हिस्सा लिया है, जिसमें कुछ बच्चे डेफ भी हैं। इस फिल्म की स्क्रीनिंग सनसिटी रिसोर्ट में आयोजित की गई। इस मौके पर फिल्म स्क्रीनिंग के साथ साथ ऑडियंस से इंटरेक्शन भी किया गया। इस फिल्म का अगला स्क्रीनिंग 28 जून को हरणी की सिग्नस वर्ल्ड स्कूल में दोपहर 11:15 बजे आयोजित किया गया है। मेरा कैरेक्टर का नाम था कार्तिक और मैं हाउस नंबर 3 में रह रहा था, पेंट हाउस में, और एक दूसरे कोई घर में कि किसी ने कोई पार्टी चल रहा था और किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। तो हम सब बच्चे वो डिस्कशन कर रहे थे कि ये क्यों किया, ये क्या हो रहा है। और एक्सपीरियंस जैसा रहा वो तो एकदम अच्छा रहा, क्योंकि मैंने पहली बार ऐसा फिल्म किया है जो पूरा इम्प्रोवाइज़ हुआ है, और ये मेरा पहला फिल्मिंग का एक्सपीरियंस था, वो भी ऑनलाइन। तो ये पूरा सेटअप वेटअप करने में अच्छा मज़ा आया। मेरा कैरेक्टर रिद्धि था। मैं एक डोमेस्टिक हेल्प में ही थी। मेरे को ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा बिकॉज़ हमारी इंक्लूसिविटी बढ़ गई। हमारे को डेफ चिल्ड्रन के साथ काम करने को मिला एंड हमारे को ये सीखने को मिला कि जो डोमेस्टिक हेल्प है उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, और उनकी प्रॉब्लम्स हमारी प्रॉब्लम्स से ज़्यादा बड़ी है। हमारी प्रॉब्लम्स लॉकडाउन में क्या थी, बाहर का खाना नहीं मिला। डोमेस्टिक हेल्प की प्रॉब्लम्स क्या हो चुकी थी, खाना ही नहीं मिल रहा था। हमारे को सब कुछ सीखने को मिला। हमारे को क्रिस्टीन के साथ काम करने को मिला, सुचित्रा मैम के साथ काम करने को मिला, एंड हमारे को इम्प्रोवाइज़ करने को सीखने को मिला। उसमें हमारे को ऑन द स्पॉट बोलना सीखना आया। चैलेंजेस क्या थे डेफ बच्चों के लिए, और ये था कि एक तो हमारे जो भी बच्चे आते हैं अक्षर ट्रस्ट में वो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, तो किसी के भी पास करीब 100 के आसपास बच्चे हैं, मगर किसी के भी पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर घर में नहीं है। अब उसके लिए अक्षर ने उन्हें दिए लैपटॉप्स, जिसके द्वारा वो जूम फिल्म बन सकी। बहुत समय, जैसे आपने पहले सुना है, लगा कंसेप्शन फिल्म की, और फिर बच्चों को कहा गया कि आप अपने घर में सेटिंग की। डायरेक्टर ने क्रिस्टीन लैंडन स्मिथ, उन्होंने सेटिंग की कि उन्होंने बैठना कहाँ है, और उसके बाद ये सिचुएशन है, आप थक गए हैं, आप पका रहे हैं, आप कुकिंग कर रहे हैं और थक गए हैं, पार्टी है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होएगा उस समय, और आप अपने दोस्तों से क्या कहेंगे। तो ये है कोर ऑफ द फिल्म के उसमें जो उसका भावार्थ ये है कि दिल में और जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनको क्या महसूस होता है। डेफ बच्चों के लिए हमने उनको सिचुएशन बताया, कोई स्क्रिप्ट था नहीं, कोई लाइंस सीखने के लिए नहीं थी,
मगर सिचुएशन के द्वारा उनको कहा गया कि ये है सिचुएशन और आप अभी इसके अंदर आप हमें बताओ कि आपको क्या लगता है और आप कैसे एक्टिंग करेंगे। ये जो हमारी फिल्म है विश्वामित्री विलास, ये एक एक्सपेरिमेंटल टोटली इम्प्रोवाइज्ड फिल्म है। यानी कि ऐसे फिल्म बहुत कम दिखने को मिलते हैं, क्योंकि हमारी जो ये शॉर्ट फिल्म है ये पैंडेमिक लॉकडाउन में बनाई गई और जब हम सब खुद के घरों में बंद हुए थे तब ये फिल्म बनी। और फिल्म कैसे बनी? ये फिल्म जूम पे बनी है, कोई किसी को मिला नहीं, कोई उनके घर के बाहर गया नहीं, फिर भी ये शॉर्ट फिल्म हमने शूट की है। ये जो कॉन्सेप्ट और जो ये फिल्म की ऑब्जेक्टिव है, जो फिल्म की मुद्दा है, वो ये है कि डेफ लोगों के लिए अपने सोसाइटी में इंक्लूसिव स्पेसेस बनानी चाहिए और कि जो साइन लैंग्वेज है वो एक लैंग्वेज है, जैसे कि दूसरे अपने देश में कितने सारे लैंग्वेजेस हैं, उसी तरह से साइन लैंग्वेज भी एक लैंग्वेज है और हम सबको साइन लैंग्वेज भी सीखने की एफर्ट्स करनी चाहिए ताकि हम हमारे डेफ कम्युनिटी के साथ हम अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें और उनके लिए एक जगह बना सकें। जो इंटीग्रेटिव इंक्लूसिव सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो डेफ कम्युनिटी के लिए भी इंक्लूसिव स्पेसेस बनानी चाहिए। ये हमारी फिल्म की कॉन्सेप्ट और डायरेक्शन एक ब्रिटिश डायरेक्टर ने दी है, क्रिस्टीन लैंडन स्मिथ, जो लंदन यूके में रहती हैं और उन्होंने वहाँ से फिल्म को डायरेक्ट किया ऑन जूम। फिल्म किसके बारे में है? तो फिल्म एक्चुअली है वन डे इन द लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक स्टाफ ड्यूरिंग द पैंडेमिक लॉकडाउन। जब हमारी पैंडेमिक लॉकडाउन हुई तो हमें पता चला कि बहुत सारे कम्युनिटीज़ को तकलीफ़ बहुत पहुंची लॉकडाउन में, क्योंकि रोज़ की रोटी नहीं मिल रही थी। पर जो डोमेस्टिक स्टाफ हैं, जो अपने सबके घरों में काम करते हैं, जो सुबह से शाम काम करते हैं या छुट्टक में काम करते हैं, उनको क्या हुआ जब वो लॉकडाउन में वो लोग खुद के घर में फंस गए थे और वो कमा नहीं सकते थे। तो हमारी जो फिल्म है वो ये टॉपिक पे है। हमारी फिल्म गई बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स में, यूएसए में, यूके में और यूएई में, और हम बहुत खुश हैं कि हमारी फिल्म वहाँ पे रिकग्नाइज हुई। उसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, उसको नॉमिनेशंस मिले हैं, टॉप 5 की भी अवार्ड्स मिले हैं और एक फिल्म फेस्टिवल में जीत के भी आई हमारी फिल्म, जो मंकी ब्रेड ट्री फिल्म फेस्टिवल है यूएसए में, वहाँ पे वो फिल्म बेस्ट एंसेम्बल कास्ट जीत के भी आई। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की मोमेंट्स हैं। गुजरात के वडोदरा की कपुराई चौकड़ी से डभोई की ओर जाने वाली सड़क पर आधी रात में चल रहे ड्रेनेज के काम पर सवाल उठे, जिसका कॉरपोरेशन के अधिकारी या कॉन्ट्रैक्टर ठोस जवाब नहीं दे पाए। वडोदरा में कपुराई चौकड़ी से डभोई की ओर जाने वाली सड़क पर नर्मदा निगम की माइनर कैनल है, जिसके बगल में भाविन एंटरप्राइज द्वारा गटर लाइन के लिए चैम्बर का काम रात 12:30 बजे तक जारी रखा गया था। इस काम के दौरान जानकारी के लिए कोई बोर्ड भी नहीं लगाया गया था। ऐसे में अगल बगल के बिल्डर्स या सोसाइटी वालों को लाभ पहुंचाने के लिए ये काम किया जा रहा होने की आशंका होने पर वीएनएम टीम के सवाल पूछने पर कोई ठोस जवाब नहीं दे पाया। कपुराई जो एसटीपी है उसमें मेन ट्रंक लाइन जा रही है 1400 mm डायामीटर की, तो उसके अंदर जो चैम्बर जो है ब्रिकवर्क का वो कुछ वजह से कॉलैप्स हो गया ऊपर से, तो इसीलिए वो लाइन के अंदर सब प्रीकास्ट और वो सब गिर गया था। तो इसीलिए उसको हमने फिर हमारी तरह से, क्योंकि वो लाइन हमेशा फूल जाती है, तो उसको मेंटेन करके फिर वो पूरा जो ब्रिकवर्क है वो तोड़ के फिर उसको नया रिस्टोरेशन का काम हमने लिया है, वो चालू है। वो लाइन कहाँ से कहाँ आती है और कहाँ जा रही है? वो जो मेन लाइन जो है ना, वो जो हाईवे जो है, मतलब अपना जो डभोई का जो रोड है कपुराई वाला, तो वो आती है एक्चुअली, वो अपने डभोई रोड पर से शुरू होके हाईवे क्रॉस करके कपुराई होके फिर अपने एसटीपी में जाती है। वो मेन 1400 mm का मेन लाइन है ड्रेनेज का। तो ये जो कामगिरी चल रही थी वहाँ पर कॉर्पोरेशन को कोई ऐसा बोर्ड नहीं मारा हुआ था कि कॉर्पोरेशन ये कामगिरी कर? नहीं, इसमें क्या है कि इमरजेंसी वर्क है, क्योंकि एकदम ही वो टूट गया और उसको कमिश्नर साहब का अप्रूवल लेके तुरंत हमने चालू किया। और आपने देखा होगा कि वो पूरे लाइन पे हमने बैरिकेड्स भी रोड के साइड में लगा दिए
कि कोई मतलब एक्सीडेंट ना हो, वो हिसाब से पूरे रोड पे हमने वहाँ बैरिकेड्स और वो सब बोर्ड्स लगा के ही काम किया है। वो मतलब कोई पहले से अप्रूवल लेके प्री प्लान कोई काम नहीं है कि उसका कोई कॉस्ट अप्रूव्ड है। तो ये क्या है, इमरजेंसी वर्क में हमको ऐसा ड्रेनेज में बहुत जगह पे काम करना पड़ता है कि जो स्थानिक सिटीजन्स जो है, क्योंकि ये लाइन अगर हम तुरंत नहीं करवाते और ये लाइन अगर पूरा ब्लॉक हो जाता तो पूरा अपस्ट्रीम का जो पूरा एरिया है, समझो ईस्ट जोन में से भी पानी आता है, फिर साउथ जोन में से भी जो ड्रेनेज का पानी आता है वो पूरा ब्लॉक हो जाता है। इसलिए इमरजेंसी में हमने वो टैक्टफुली सब डिसीजन लेके फिर वो काम अभी लाए हैं, स्लैब लेवल तक पहुंच गया है। कितने दिन तक का ये काम चला? ये करीबन 8 एक दिन जैसा हो गया उसको। ये जो कामगिरी है वो इसी टाइप के जिन्होंने काम किया हुआ है उसी कॉन्ट्रैक्टर को हम देते हैं तो सक्सेसफुली वो काम जल्दी हो जाता है। तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्टर कर रहे हैं उसमें से वो एरिया के जो वहाँ उस एरिया में जो काम किया है और जिनको जानकारी है, वैसे भाविन एंटरप्राइज करके उनको काम दिया है। करीबन कितने लागत का ये काम था? वो कॉस्ट में अभी नहीं बता सकता, क्योंकि ये क्या है कि इमरजेंसी में काम किया है, इसलिए जो पर डे उसका जो भी जेसीबी लगा है, उसके मैन पावर लगे, वो हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसलिए एग्जैक्ट अमाउंट तो मैं अभी नहीं बता सकता। वो काम होने के बाद हमारे पास पूरा रिकॉर्ड रहता है कि इतना काम किया, वो हिसाब से फिर हम उसका फाइल बनाते हैं। ऐसा है। गुजरात के वडोदरा में नगर प्राथमिक शिक्षा समिति द्वारा नई माध्यमिक स्कूल का प्रवेश उत्सव समारोह अकोटा के सर सयाजीराव नगर गृह में आयोजित किया गया। वडोदरा में गरीब और ज़रूरतमंद वर्ग के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए 4 नई माध्यमिक स्कूल शुरू की गई है। अटलादरा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्राथमिक स्कूल, गोत्री में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्राथमिक स्कूल, वाड़ी में कवि प्रेमानंद प्राथमिक स्कूल, सवाद में स्वामी विवेकानंद प्राथमिक स्कूल में माध्यमिक वर्ग के छात्रों को प्रवेश दिया गया है, जिनका प्रवेशोत्सव अकोटा के सर सयाजीराव नगर गृह में आयोजित किया गया। इस मौके पर गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, मेयर नीलेश राठौड़, विधायक मनीषा वकील, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, एनपीएसएस अध्यक्ष मिनेश पंड्या उपस्थित रहे। आज बड़ौदा शहर और सर्व नगरजन और नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के लिए ये एक ऐतिहासिक क्षण है, जो हम लोग 50 साल के बाद माध्यमिक शाला शुरू कर रहे हैं। हम सर्व नगरजनों को अपील करते हैं कि अपने बालक का ड्रॉप आउट रेशियो कम हो जाए और बालक के भविष्य के लिए हमारी शिक्षण समिति में जो नई शुरुआत किया हुआ है माध्यमिक शाला में, उस पर प्रयास करके हमारे सहभागी बने। वडोदरा शहर माटे आज खरेखर खूब सोनानो सूरज उगेलो है। वडोदरा शहर में शिक्षण समिति शालाओं जे वडोदरा शहरना विद्यार्थीओ प्राथमिक शिक्षण लई रह्या है। 45,000 थी पण वधारे विद्यार्थीओ ज्यारे शिक्षण लई रह्या है, त्यारे नगर प्राथमिक शिक्षण समिति द्वारा एक नवी पहल करवामां आवी है कि माध्यमिक शाळानी शुभ शरूआत थई है। हवे धीरे धीरे करता ए वर्गोनी संख्या एटली वच्चे आज ज्यारे 4 शाळाओनी आज शरूआत थई है। 250 जेटला विद्यार्थीओ 4 शाळाओमां अभ्यास करशे। राज्य सरकारना माननीय भूपेन्द्रभाई पटेल साहेबे जे शरूआत करी है अने मातृभाषामां शिक्षण अने बधाने शिक्षण मळे एना माटे ज्यारे राज्य सरकार प्रयत्नशील है, त्यारे कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित आ नगर प्राथमिक शिक्षण समितिना तमाम बाळकोने सारू शिक्षण मळी रहे तेना माटे नगर प्राथमिक शिक्षण समिति ज्यारे कार्यरत है, त्यारे आजना दिवसे माध्यमिक शाळाओमां जेमने एडमिशन लीधुं छे तमाम बाळकोनो हूँ प्रवेश उत्सव दरमियान खूब एने अभिनंदन पाठवुं छुं। हमणां ज्यारे आज 9मा धोरणनुं शरू थयुं એટલે આવતા વર્ષે આ જ બાળકો માટે 10મા ધોરણનું થશે, સાથે 9મા ધોરણની બીજી સ્કૂલો પણ વધશે અને એમ આપણે વિચાર કરી રહ્યા છીએ કે જેથી કરીને તમામ બાળકો જેમને પણ પ્રવેશ મળવા પાત્ર છે અને જેમને પ્રવેશ પ્રાઇવેટ સ્કૂલોમાં નથી મળવાનો એવા તમામ બાળકો માટે આ નવી એક પહેલ કરેલી છે। गुजरात के वडोदरा शहर के सर सयाजी नगर गृह में वडोदरा की भरतनाट्यम डांसर्स का खास कार्यक्रम प्रतिबिंब के रूप में आयोजित किया गया। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में गुरु शिष्य की परंपरा को कायम रखने और भारत की सांस्कृतिक धरोहर भरतनाट्यम को जीवंत रखने खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रतिबिंब अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में वडोदरा की 9 अग्रणी भरतनाट्यम शिक्षिकाओं और उनकी शिष्याओं ने अद्भुत प्रस्तुतियां दी। वडोदरा के ऐतिहासिक सर सयाजी नगर गृह में आयोजित कार्यक्रम में सभी उम्र के शास्त्रीय कलाकारों ने अद्भुत समा बांधा।
गुरु पूर्णिमा के पर्व उत्सव के रूप में आयोजित गुरु शिष्य परंपरा प्रतिबिंब में मैथिली देसाई, नीलम पाठक, दीपा दवे, चार्मी शाह, मानसी आचार्य पटेल, जितिक्षा उपाध्याय, देवर्षि जोशी, मेघना पटेल और ऐशा राजपूत ने हिस्सा लिया। आज जो प्रोग्राम रखा गया है वो गुरु पूर्णिमा के लिए हम कर रहे हैं। बड़ौदा के टोटल 9 डांस टीचर्स इकट्ठे होके ये प्रोग्राम कर रहे हैं हम आज, और उनके सब स्टूडेंट्स है। टोटल 200 to 225 स्टूडेंट्स है और 6 से लेके 60 इयर्स तक के सब पार्टिसिपेंट्स है। 6 साल से हम ये प्रोग्राम बड़ौदा में कर रहे हैं और ये सब टीचर्स हमारे साथ है। ऑल टीचर्स आर वेरी सपोर्टिव और आगे जाके भी हम ऐसा कार्यक्रम करते रहे, ऐसी हम शुभकामनाएं करते हैं हमारे लिए। और सब भारतीय संस्कृति को थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिले, ये हिसाब से हम ये कर रहे हैं। और आज के ज़माने में गुरु
शिष्य का इतना महत्व रहता नहीं है, तो बच्चों को भी समझ में आए कि गुरु का इम्पोर्टेंस क्या है। और वैसे भी भरतनाट्यम नृत्य में और कोई भी आर्ट में गुरु का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा रहता है। भरतनाट्यम जैसे कि जानते हैं हमारी शास्त्रीय नृत्यों में से एक नृत्य है। भ मीन्स भाव, र मीन्स राग, त मीन्स ताल। ये तीनों को मिला के भरतनाट्यम बनता है। और भरतनाट्यम कई सालों से, कई सदियों से हमारे देश की परंपरा, हमारी संस्कृति की धरोहर है। हम जितना भी फॉरवर्ड हो जाए, जितना भी आगे चले जाए, लेकिन संस्कृति की धरोहर जो है उसको भूलना नहीं चाहिए। वो मूल जो है हमारा शास्त्रीय नृत्य, हमारी जो संस्कृति है उसको आगे ले जाने के लिए, यही अगर आगे चले जाए रहे, इसके लिए हम लोग ये हमारा प्रयास है छोटा सा, और हम 6 साल से करते आ रहे हैं। वडोदरा के बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आज अलग अलग क्रिकेट मैच और टूर्नामेंट में विजेता रही टीम और खिलाड़ियों को इनाम वितरित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। वडोदरा में बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा इनाम वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन में 2022-23 वर्ष के 8 टूर्नामेंट, साथ ही 2023 वर्ष के 5 टूर्नामेंट के बेस्ट फील्डर, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर और विजेता क्रिकेटरों को ट्रॉफी और नगद इनाम देकर प्रोत्साहित किया गया। टूर्नामेंट की विनर और रनर्स अप टीम को भी ट्रॉफी और नगद इनाम देकर प्रोत्साहित किया गया। इस मौके पर बीसीए के प्रमुख प्रणव अमीन, सेक्रेटरी अजित लेले, ट्रेजरर शीतल मेहता, प्रेस कमेटी के चिराग ઝવેરી, विपक्ष और कमेटी के मेंबर उपस्थित रहे। તો આ દર વર્ષે અમારું અવોર્ડ સેરેમની જે રાખીએ છે, જે વર્ષની જે બધી બીસીએ ટુર્નામેન્ટો રમાડે છે, અને ઓલ થ્રુ ધ યર અમે ખાસી ટુર્નામેન્ટો, ગ્રાઉન્ડો, જુદી જુદી બહુ બધી જુદી ટીમો રમીએ છે। એટલે આજે બધા પ્લેયરને ફેલિસિટેટ કરવા અવોર્ડ સેરેમની રાખેલી, તો બહુ ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ અ હેપી, બહુ અહીંયા ખુશી થાય છે આ અવોર્ડ સેરેમનીમાં, કેમ કે ખાસા જુનિયર પ્લેયર્સને એન્કરેજમેન્ટ મળે છે, કેશ પ્રાઇઝ મળે છે, અવોર્ડ મળે છે। એન્ડ વોટ ઇઝ એન્કરેજિંગ આ વખતે કે ડિસ્ટ્રિક્ટના બી ખાસા પ્લેયરો આવ્યા છે। લાસ્ટ યર બી મેં તમને કહેલું કે ડિસ્ટ્રિક્ટના પ્લેયર ક્વોલિફાય થયેલા। આ વર્ષે તમે જોયું કે ડિસ્ટ્રિક્ટના કમ્બાઇન્ડ ડિસ્ટ્રિક્ટ ટીમના ખાસા પ્લેયરોને સ્પેશિયલ એવોર્ડ બી મળે, તો એ તો બહુ ખુશી થઈ છે। એપેક્સ કમિટી મિટિંગ અમારી જે થવાની છે, અમે જોઈએ છે કે બીજું કયા ટાઈપના નવા ઇનામો મૂકી શકાય। કદાચ ફોર્મેટ બી અમે થોડું ચેન્જ કરીએ, કદાચ પ્લેયર ઓફ ધ યર, ક્યુરેટર ઓફ ધ યર, એવું અમુક વિચારો છે। એ એપેક્સ કમિટી જ્યારે મળશે એ વિચાર કરીને એ ફાઇનલાઇઝ કરશે। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों का अद्भुत एयर शो आयोजित किया गया। यूपी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर फाइटर विमानों का एयर शो आयोजित किया गया। इस मौके पर फाइटर प्लेन सुखोई और मिराज ने अरवल किरी करवत में 3.2 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप पर टच एंड गो का अभ्यास किया। 4 घंटे चलने वाले एयर शो के लिए 12 किलोमीटर का एरिया सील किया गया। इससे पहले 2018 में एयर स्ट्रिप पर फाइटर प्लेन ने टच एंड गो शो किया था। एयर शो को देखने के लिए आसपास के 25 से 30 गांवों के लोग मौके पर पहुंचे। हालांकि एयरफोर्स के अफसरों ने ग्रामीणों को 1-2 किलोमीटर पहले ही रोक दिया। यूपीडा यानी यूपी एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने स्ट्रिप की मरम्मत करके इस शुक्रवार को एयरफोर्स को हैंड ओवर किया था। सुल्तानपुर के डीएम जसजीत कौर ने बताया कि एयरफोर्स ने सारंगपुर स्थित राजकीय आईटीआई में अपना अस्थायी बेस बनाया है। एयर शो के चलते पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर में 12 किलोमीटर रूट को डाइवर्ट किया गया है। जगह जगह डिवाइडर लगाए गए हैं। इससे पहले शनिवार को सुल्तानपुर स्थित अरवल किरी करवत की स्ट्रिप का एयरफोर्स के अफसरों ने इंस्पेक्शन किया। इस दौरान जो कमियां नजर आई थी उसको ठीक करने के लिए यूपीडा से कहा गया था। यूपीडा ने मेंटेनेंस के बाद एयर स्ट्रिप को दुरुस्त करके एयरफोर्स को सौंप दिया है। देश के अग्रणी तीर्थ स्थानों में से एक केदारनाथ में लाखों रुपए का सोना चोरी होने पर जांच कमेटी का गठन किया गया है। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित और चारधाम महापंचायत के उपाध्यक्ष संतोष त्रिवेदी ने मंदिर को दान में मिला 23.78 किलो सोना चोरी होने का आरोप लगाया है। ये सोना मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर परत के रूप में लगाया गया था, जिसे मुंबई के एक व्यापारी ने दान किया था। त्रिवेदी का आरोप है कि मंदिर के गर्भगृह में पिछले साल सितंबर-अक्टूबर में सोने की परत चढ़ाने का काम हुआ था। जब सोने की प्लेटें लगाई गई थी तो अब उन्हें पॉलिश करने की क्या जरूरत थी? इसके बारे में ना तो पुरातत्व विभाग को पता था, ना तीर्थ पुरोहित को। अब इसकी जांच जरूरी हो गई है। वहीं कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व मंत्री नवप्रभात का कहना है कि एक दानदाता के सोना दान करने पर संदेह किया जा रहा है। दान में कितना सोना मिला, तांबे में सोना क्यों मिलाया गया, ऐसे कई सवाल है। केदारनाथ ही नहीं, बद्रीनाथ में भी ऐसा घोटाला होने की जानकारी मिली है। बढ़ते विवाद के बीच अब उत्तराखंड सरकार ने संस्कृति एवं धार्मिक मामलों के सचिव हरिचंद्र सेमवाल और गढ़वाल कमिश्नर की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई है।
राज्य के पर्यटन, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने शुक्रवार को कहा, कमेटी में विशेषज्ञों के साथ स्वर्णकार भी होंगे। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। गुजरात के महिसागर जिले के कडाणा डैम का जलस्तर गिरने से 100 वर्ष पुराने पौराणिक महादेव मंदिर के दर्शन खुलने से भक्तों में आनंद की लहर है। महिसागर नदी पर बने हुए कडाणा डैम का जलस्तर गिरा है, जिस वजह से यहां पौराणिक मंदिर के दर्शन करना संभव हुआ है। पहाड़ी के अंदर स्थित महादेव के पौराणिक मंदिर में नाव में बैठकर दर्शन करने जाते भक्तों की संख्या में इजाफा हुआ है। भक्तों का कहना है कि महादेव के दर्शन करने पर उनकी हर मनोकामना पूरी होती है और महादेव के दर्शन से भक्तों में आनंद है। कडाणा डैम का जलस्तर 382.6 पर पहुंचने पर कडाणा डैम में पानी का जत्था 31% हो गया है, जिससे पौराणिक महादेव मंदिर के दर्शन खुल गए हैं। जब भी डैम में जलस्तर बढ़ता है, पानी भर जाने से पहाड़ के अंदर बना हुआ ये पौराणिक मंदिर ढक जाता है और जब मंदिर दिखाई पड़ने लगता है तब नाव में बैठकर श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र से लापता युवक का शव करीब 60 घंटे बाद कुएं से बरामद किया गया। एमपी के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र में बीते 3 दिन से लापता चल रहे युवक का शव बिना मुंडेर के कुएं में मिलने के बाद ग्रामीणों और परिजनों में आक्रोश है। युवक की हत्या की आशंका के चलते परिजनों ने मिंडारा चौराहे पर करीब 2.5 घंटे चक्का जाम किया। दरअसल 20 जून को उपज बेचकर आ रहे सुथार बेलिया गांव के कैलाश और मंगीलाल के ट्रैक्टर की टक्कर करीब रात 12 बजे नाहरगढ़ थाना क्षेत्र में एक बोलेरो वाहन से हुई। बोलेरो में नाहरगढ़ के रहने वाले 5 लोग सवार थे। आरोप है कि दुर्घटना के बाद बोलेरो सवार लोगों ने ट्रैक्टर सवार दोनों लोगों के साथ मारपीट की और उन्हें ट्रैक्टर ट्रॉली में लेकर नाहरगढ़ के लिए रवाना हुए। इस बीच मंगीलाल ट्रैक्टर से कूदकर भाग निकला और घर पहुंचा, लेकिन कैलाश तंबोली घर नहीं पहुंचा, जिसकी तलाश लगातार परिजनों द्वारा की जा रही थी। वहीं पुलिस ने घटनाक्रम के अगले दिन बोलेरो सवार 5 आरोपियों को राउंड अप कर पूछताछ शुरू की और करीब 60 घंटे के बाद कैलाश का शव मिला। जो अपराधी है, इन्होंने पीछे से बोलेरो से टक्कर मारी और बहसबाजी की। टक्कर मार के आगे आ गए, उन्होंने एक ट्रैक्टर रोका और फिर बहसबाजी की, मारपीट करी। उसके बाद ये इन्होंने जो थे अपराधी, इन्होंने ट्रैक्टर ले लिया और उसमें बिठाया दोनों को और लेके चले गए। आगे चल के ये बोले कि हम समझौता करने के लिए जा रहे थे। आगे चल के इन्होंने नाहरगढ़ का ट्रैक्टर पलटाया। तब मौका देख के चौकीदार ने वहाँ से ट्राली से कूद लगा दी और कैलाश को लेके चले गए। उसके बाद से कैलाश का पता नहीं था। आज सुबह 5 पे या 12 बजे के लगभग कैलाश का पता पड़ा कि ये कुएं में इसकी लाश है। पुलिस को भी हमने सब सूचनाएं दी, सर्चिंग करी, सब कुछ हुआ, पर कहीं पर कोई पता नहीं पड़ पाया था। अब ये इन अपराधियों ने कैसे मारा, क्या मारा, ये वही जानते हैं। तो ये मेरे को 21 तारीख को सुबह 11 बजे खबर लगी तो मैं तुरंत दौड़ के वहाँ से नारायणगढ़ थाने गया। वहाँ पे FIR वगैरह करवाई तो वहाँ पे भी कुछ वो सामने वाले पार्टी आई हुई थी, तो वो भी वहाँ पे गलत वगैरह बोली, जैसे कि कितने पैसे लगेगा तो मैं मेरे औलाद को छुड़वा लूँगा और पूरे रतन पिपलिया को जला दूँगा, ऐसी कुछ बातें भी की वो आरोपी के परिवार वाले पिताजी। आज सुबह जाके इन्हें पता चला कि मेरे मासी का लड़का है वो, और एक और मासी का लड़का है, उसने खबर दी कि भैया ये इधर आओ, थोड़ा सा कुएं में कुछ संदिग्ध हालत में दिख रहा है। तो मैं गया वहाँ पे जाके देखा तो कि हाँ कैलाशी है। पर वहाँ जाके देखने के बाद में फिर देखा तो कि ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे खेत मालिक ने भी बोला है कि यहाँ पे हमने हकाई जोताई करने के बाद ट्रैक्टर वगैरह कुछ नहीं लाया। बाकी वहाँ पे निशान ऐसे बन रहे जैसे पिकअप हो या कोई वाहन हो, बोलेरो वगैरह या ऐसा कोई वाहन है जिससे वो लाके ने डाला गया है। यहाँ पर एक ट्रैक्टर और बोलेरो में एक्सीडेंट हुआ था, जिस पर से
दोनों पक्षों में कुछ कहा सुनी हुई। उसके बाद जो है जो बोलेरो के जो व्यक्ति थे उन्होंने इनको अपने जो ट्रैक्टर ट्राली में बिठाया और वो लेके इनको गए। इसी बीच में कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ कि एक व्यक्ति उसमें से कूद गया, दूसरे व्यक्ति का पता नहीं चला और आज एक जो दूसरा व्यक्ति है उसकी डेड बॉडी मिली है। इसमें पूर्व से अपराध पंजीबद्ध किया गया था, अपहरण की धाराओं में इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अब नियमानुसार जो भी विवेचना में आएंगे इन्वेस्टिगेशन में तदनुसार ऐसी धाराएं बढ़ाई जाएंगी। इसमें पूछताछ के लिए कुछ लोगों को राउंड अप किया था और उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ये थी दिन भर की खबरें वीएनएम न्यूज़ स्टूडियो से। वीएनएम टीवी की सारी खबरें और सारे अपडेट्स आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी और वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे देख सकते हैं वीएनएम टीवी और वीएनएम टीवी के अपडेट्स। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।